एक आदमी को ना दर्द तब नहीं होता जब वो पूरा दिन मेहनत करके बाहर से कमा के आता है। एक आदमी को दर्द तब होता है जब वो मेहनत करके तो आ रहा है लेकिन जो उसके घर के लोग हैं वो उसको दो कौड़ी का भी नहीं समझते। हमने औरतों को बेचारी बता दिया, आदमियों को इंसान बताना भूल गए। एक रिश्ते में ना जब आपको ना दिखाना नहीं पड़ता, आपको किसी चीज़ का दिखावा नहीं करना पड़ता ना, तो वो रिश्ता आपको पता है कि वो सच्चा है। उस रिश्ते में उम्मीदें कम, साथ ज़्यादा है। हर रिश्ते में सब्र, वक्त, इज्जत, ये तीन चीज़ें सबसे ज़्यादा मायने रखती हैं। कहते हैं कि झुकना किसी इंसान के सामने उतना ही चाहिए, अच्छा उतना ही बनो जब तक आपकी रीढ़ की हड्डी में दर्द ना हो। जिस दिन आपकी कमर में दर्द होने लग जाएगा, समझ लेना कि आपका उठना ज़रूरी है। आई रिलेट बहुत ज़्यादा इस कोट से कि आई हैव अ वेरी बैड हैबिट ऑफ लिविंग पीपल फॉर द सेक ऑफ पीस। एक बार ना करके आप एक बार भिखारी बनते हो और हाँ करके आप 100 बार भिखारी बनते हो। ये बहुत पुरानी कहावत है। मतलब कि ये कि इंसान को अपना सच्चा रूप तो दिखाओ, लेकिन इतना भी मत बिखर जाओ कि तुम्हें ये उम्मीद रहे कि वो आके तुम्हें समेटेगा। कई बातों का जवाब देना अक्सर ज़रूरी इसलिए नहीं होता क्योंकि समय उसका जवाब बेहतर देता है। एक रिश्ते में ना एक औरत माँ बन जाती है और एक आदमी जो है, एक जो मर्द होता है, वो बच्चा बन जाता है, क्योंकि वो उस औरत के सीने से लिपट के सोएगा भी, वो उसके गोद में भी सर रखेगा। और माँ की तरह वो औरत इतना सचेत हो जाती है ना कि वो उसकी हर एक छोटी छोटी चीज़ों को लेके ध्यान रखती है। जिंदगी की हर चीज़ आपको या तो बेहतर बना के जाती है या आपकी बेहतरी के लिए होती है। मशरूफ रहने का ये अंदाज तुम्हें तन्हा ना कर दे गालिब। रिश्ते फुर्सत के नहीं, तवज्जो के मोहताज होते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ काफी वाइल्ड शो विद गुप्ता जी। और जो आज हमारे साथ गेस्ट है ना, वो एक पोएट है, वो एक राइटर है और वो काफ़ी वोकल है अबाउट मैन, अबाउट मेंटल हेल्थ ऑफ मैन, अबाउट रिलेशनशिप ऑफ अ मैन। और इसी के साथ मैं उनका स्वागत करना चाहूँगा इन आवर शो। लवली शर्मा, कैसे हो लवली? एकदम बढ़िया, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया। क्या चल रहा है? गर्मी बहुत हो रही है यार, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है ना। और मैं तो ये टेम्परेचर के जो ये आते हैं ना नोटिफिकेशंस आते हैं कि अभी फोरकास्ट में ये होने वाला है, मैं तो वो देख के ज्यादा परेशान हो जाती हूँ। और आजकल तो सही भी हो रहे हैं, आजकल हाँ, पहले सही नहीं होते थे। हाँ। आजकल पिछले हफ्ते उनका एक मैसेज आया था कि शाम को तूफान आएगा और ये सब आएगा। उस दिन आ गया था दिल्ली में तूफान ना, तो पहले तो मैं गोली समझता था इनकी कि ये तो ऐसी गोली फेंकते होंगे, लेकिन अब जेन्युइनली हो रहा है। काम कर रहे हैं, इनकी सैटेलाइट काम कर रही है। तो लवली, अब मैंने ना जब आपको बुलाने की सोची थी तो मेरे पास एक क्वेश्चन था। क्रिस रॉक करके कमेडियन हुए हैं, बहुत फेमस, ठीक है, यूएस के बहुत ही लेजेंडरी कमेडियंस में। उनकी एक बहुत ही प्यारी लाइन है जिस लाइन से इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। उनकी एक लाइन है कि ओनली वुमेन, चिल्ड्रन एंड डॉग्स आर लव्ड अनकंडीशनली, अ मैन इज ओनली लव्ड अंडर द कंडीशन दैट ही प्रोवाइड समथिंग। टोटली एग्री। क्यों? हमने ना आदमियों को बनाया ही इस तरीके से है। अच्छा। अगर आदमियों का स्ट्रक्चर देखें तो उनका इस धरती पे काम क्या है कि वो कमा के लाएगा। अच्छा। अगर वो कमा के नहीं ला रहा है आपके घर में तो आप उस आदमी की इज्जत नहीं करोगे। मेन आर ओनली वैल्यूड व्हेन दे आर अर्निंग। जिस दिन एक आदमी ने कमाना बंद कर दिया, उसने ये मना कर दिया कि नहीं, अब से मैं नहीं जा सकता हूँ बाहर मेहनत करने के लिए, अब से आप अपना देखो, क्या हम उसकी इज्जत करेंगे? क्या हम उसकी बात सुनेंगे? हम उसकी बात को वैल्यू भी करेंगे? आई डोंट थिंक सो। तो दिस इज अ सैड पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी कि मेन आर ओनली वैल्यू टिल दे आर अर्निंग। एक मूवी आई थी शायद की का, देखिए आपने? जी। आई थिंक अर्जुन कपूर और आई थिंक करीना कपूर थी शायद, मुझे जितना याद है, शायद है ना, ऐसे ही कुछ था शायद। और उसमें अर्जुन कपूर घर पे रहते थे और करीना शायद काम करती थी। तो ये चेंज हो रहा होगा, ऐसा नहीं लगता आपको? मतलब एटलीस्ट अगर नहीं भी कर रहा कोई आदमी काम, तो उसकी वैल्यू बिल्कुल नहीं हो रही है आपके हिसाब से घर में? ज़्यादा नहीं होती है। अच्छा। देखो, अगर आप ही बोलो कि मैं अपना बिल्कुल कमाई छोड़ रहा हूँ और घर वाले ये बोले कि क्यों, आप सेकंड ऑप्शन देख लो। अगर हमारे पापा भी आज ये बोल देना कि नहीं, आज से मैं जॉब नहीं जाऊंगा एंड सब अपना अपना देखेंगे, मम्मी अपना देखेंगे, बच्चे अपना देखेंगे, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एनी काइंड ऑफ एक्सपेंसेस, सैलरी जो भी आएगी वो अब आ गई, अब मेरा कुछ नहीं है, ठीक है, तो क्या पापा की वैल्यू करोगे?
नहीं करोगे। तो आपका कहने का मतलब है कि पैसे से डायरेक्टली रिस्पॉन्स, मतलब पैसा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितनी इज्जत आदमी की इज्जत, आदमी यस, की इज्जत। अच्छा। ये हमारा सोसाइटी का रियलिटी है। कुछ परसेंट हो रहा है देखो बदलाव। अब ऐसी जगह है, मैं भी अर्निंग हूँ, मेरा पार्टनर भी अर्निंग है, तो इट इज़ नॉट कि अगर मैं कमा रही हूँ तो मैं इस बात का दोष जमाऊंगी, या फिर आदमी नहीं कर रहा कुछ भी तो मैं इस बात को बोलूँगी कि तुम क्यों नहीं कर रहे हो। एजुकेटेड एंड सेंसिबल पीपल आर देयर, आई एम नॉट सेइंग कि 100% तो सोसाइटी ऐसी है, बट मेजॉरिटी यही कहती है। ओके। और एक आदमी को ना दर्द तब नहीं होता जब वो पूरा दिन मेहनत करके बाहर से कमा के आता है। एक आदमी को दर्द तब होता है जब वो मेहनत करके तो आ रहा है, लेकिन जो उसके घर के लोग हैं वो उसको 2 कौड़ी का भी नहीं समझते। ओके। वो जो आदमी होता है ना, वो सिर्फ इज्जत के लिए काम करता है, वो लोगों की खुशियों के लिए काम करता है, वो अपने परिवार की स्माइल के लिए काम करता है। एंड हम लोग जो हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने सेल्फिश रीजंस की वजह से उनके साथ होते हैं कि पापा हमारी ख्वाहिशें पूरी करेंगे, पापा हमको सामान ला के देंगे, पापा ये करेंगे, पापा वो करेंगे, आदमियों का ये हमें प्रोटेक्ट करेगा। फॉर ईच एंड एवरी थिंग हम डिपेंडेंट हैं आदमियों के ऊपर, लेकिन वो टैग लगाना चाहते हैं कि नहीं, हमने तो सब अपने बलबूते पे किया है। ओके। आपको नहीं लगता कि ये जो आप सारी बातें बोल रहे हो ये रिलेशनशिप के बाद या मैरिज के बाद उस बंदे पे ज़्यादा एप्लीकेबल होती हैं एज कम्पेयर टू जब तक वो शादीशुदा नहीं है? नहीं, अच्छा। आप अगर रिलेशनशिप में ये जो निब्बा निब्बियों के प्यार होते नहीं, हैं, इससे पहले मतलब अभी मैं रिलेशनशिप में नहीं हूँ और अब मैं कमा रहा हूँ नहीं कमा रहा, मेरे को उतनी इज्जत मिलेगी घर में जितना मुझे लगता है जो आप बोल रहे हो। लेकिन आपका पॉइंट आई थिंक ये है कि जब बंदा शादी कर लेता है तब उसका एकदम वो 0-1 हो जाता है, राइट? आप शायद थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गए हो जी। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। प्लीज। एंड मैं ये कह रही हूँ कि एक आदमी चाहे वो शादी से पहले हो या फिर शादी के बाद में हो, हमने उसके ऊपर जिम्मेदारियां डाली हुई हैं। जिम्मेदारी कमाने की भी है, राइट, घर के डिसीजंस मेकिंग की भी है, राइट। हमने उसके ऊपर ये भी संभाला हुआ है कि भाई वो जो है पूरे घर की जो इमोशनल बैलेंस है वो उसको मेंटेन करके रखेगा, ठीक है, घर को प्रोटेक्शन वो करेगा। ठीक है। अगर एक आदमी का स्ट्रॉन्ग वैल्यू पॉइंट नहीं होता है देन घर वाले से थोड़े से ढीले हो जाते हैं। राइट, तो आदमी तो हर जगह ही है, राइट। शादी के बाद तो उसके ऊपर एक और जिम्मेदारी बड़ी है कि अब उसको संभालना ही संभालना है, उसके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। बट आपको नहीं लगता जो जैसे समाज हमारा ग्रो किया है, कबीला होते थे पहले, है ना? कबीले में क्या होता था, जो एक आदमी होता था जो सबसे पावरफुल होता था वो पहले लड़ता था, वो एक कबीले से दूसरे कबीले को जीतता था, या जो पहले राजा महाराजा वाला पूरा मॉडल होता था उसमें राजा जीतता था, Yes. फिर उसके ऊपर होता था वो क्या करे। तो एनीवेज मॉडल ऐसे ही डेवलप हुआ है कि एक जो इंसान जो मेल है वो डिसाइड करता है कि भाई क्या करना था। यही तो हमारी अपब्रिंगिंग हुई हुई है शुरू से। तो जो आप बोल रहे हो उसमें मतलब जो आप बोल रहे हो या जो समाज कर रहा है उसमें गलत क्या है? गलत ये नहीं है कि हमने आदमियों के ऊपर जिम्मेदारियां डाली हुई हैं, गलत ये है कि वो जो कर रहे हैं उसको हम वैल्यू नहीं कर रहे हैं, हम उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। अच्छा। अगर आदमी कर रहा है तो वो उसकी जिम्मेदारी है, उसको करना है, इसमें नई बात क्या है। मैं ये कह रही हूँ कि हाँ आदमी कर रहा है, बट पता है क्या, हमने हमारी आज़ादी को 75 साल हो गए, हमको इंसान बने हज़ारों साल हो गए, हमने ये तो बोल दिया कि औरतें बेचारी होती हैं, ठीक है, औरतों पे अत्याचार होते हैं, नो डाउट होते हैं, हमने औरतों को बेचारी बता दिया, आदमियों को इंसान बताना भूल गए कि एज अ ह्यूमन उनको वैल्यू किया जाए, उनको इज्जत दी जाए, उनको भी अधिकार दिया जाए कि वो हंस सकते हैं, वो बोल सकते हैं, वो अपने एक्सप्रेशंस इमोट कर सकते हैं। उनके मन में क्या चल रहा है हमने उनको बताने ही नहीं दिया। ये जो समाज का मॉडल है, हमने उनके अपब्रिंगिंग ऐसी करी है कि नहीं तुम नहीं रो सकते हो, लड़के ऐसे नहीं रोते, क्या तुम लड़कियों की तरह रो रहे हैं, ये हमारी गलती है। लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम इसको थोड़ा बहुत बदलें। एटलीस्ट रिस्पेक्ट द मैन हु आर जो अपनी ज़िंदगी तुम्हारे लिए दे के बैठे हुए। आप कितने रिलेशनशिप में गए हो? एक और शादी हो गई? 6 महीने का रिलेशनशिप था। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आपके दोस्तों में कहीं पे कभी हुआ है? मेरा लॉन्ग डिस्टेंस अच्छा, था ना, आपका लॉन्ग डिस्टेंस ही था? मैं दिल्ली, ये बॉम्बे। अच्छा। लेकिन हमें ये पता था कि हमें एक डे दूसरे वन से लॉन्ग डिस्टेंस था? डे वन से लॉन्ग डिस्टेंस था। अच्छा, ठीक है। इन्होंने मुझे इंस्टाग्राम फीड पे स्क्रॉल करते अच्छा, करते अच्छा, ठीक है। तो इंस्टाग्राम था,
3 महीने वी वर इन द टॉकिंग टर्म्स, हम दोस्त बहुत अच्छे बने थे। ठीक है। इनके सामने ना मैं बिल्कुल मैं थी। ओके। एक रिश्ते में ना जब आपको ना दिखाना नहीं पड़ता, आपको किसी चीज़ का दिखावा नहीं करना पड़ता ना, तो वो रिश्ता आपको पता है कि वो सच्चा है। उस रिश्ते में उम्मीदें कम, साथ ज़्यादा है। ओके। और हमारे रिश्ते में भी यही था कि वो मेरे सामने बिल्कुल वैसे रहते थे जैसे एक इंसान अपने घर पे रहता है। ठीक है। कोविड का टाइम था उस टाइम पे, सब लोग मतलब हाउस हेल्प्स वगैरह सब लोग घर गई हुई थी, तो आई वॉज सीइंग हिम कुकिंग इन द किचन, आई वॉज सीइंग हिम क्लीनिंग द हाउस। बॉम्बे था तो वो आराम से, बिकॉज देसी हरियाणवी फैमिली से बिलोंग करते हैं, बहुत देसी रूट्स हैं, तो वो ज़मीन पे सोते थे। एंड ही वॉज वेरी क्लियर कि ब्रो दिस इज़ माई लाइफ स्टाइल। इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग कि बॉम्बे जैसे शहर में मैं बहुत लैविश तुमको दिखाऊंगा, आई हैव द थिंग्स बट डोंट कम फॉर दोज थिंग्स। ओके। एंड यू वोंट इवन बिलीव कि हमारे रिलेशनशिप को ऑलमोस्ट 4-5 महीने हो गए थे। हमारे रिलेशनशिप को ऑलमोस्ट 4-5 महीने हो गए थे, तब तक इन्होंने मुझे ये नहीं बताया था कि ये करते क्या है। ओह वाओ। ही वॉज जस्ट हिम। ओके। इन्होंने अपना ओहदा नहीं दिखाया, मैंने अपना ओहदा नहीं दिखाया। ठीक है। हमने एक दूसरे को पहले एज अ इंसान जाना कि हम एज अ इंसान कैसे हैं। ठीक है। और लॉन्ग डिस्टेंस में ना आपको ज़्यादा लोगों के बारे में पता लगता है। कैसे? क्योंकि इंसान के पास ना बहुत एक अच्छा ऑप्शन होता है कि ब्लॉक करो और निकलो। ठीक है। आपको मिलना नहीं है ना उस इंसान से, राइट राइट आप उसको रीच कैसे करोगे, एक्सेस ही नहीं है। राइट राइट तो देयर इज अ बैरियर। राइट इसके प्रो भी है, कॉन्स भी हैं, दोनों साइड है। राइट। मुझे 4-5 महीने बाद पता लगा कि ही इज़ अ एक्टर, ओके। जो कि टीवी एक्टर हैं, टीवी पे इनके शोज आ रहे हैं। ठीक है। एंड आई वाज लाइक ब्रो, तुम एक ऐसी एंटरटेनमेंट फील्ड से बिलोंग करते हो जहाँ पे तुम्हें कोई भी लड़की मिल जाएगी। एंड एंटरटेनमेंट फील्ड तो वैसे ही बदनाम है कि भाई आना जाना लगा ही रहता है। हाँ। लड़कियों के लिए भी, लड़कों के केस में राइट। भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। देन ही वाज वेरी श्योर कि मुझे क्या चाहिए। ओके। मुझे एक इंसान चाहिए जो मेरा साथ दे, ठीक है। मेरे ओहदे का, मेरी पोजीशन का, मेरे आसपास की जितने सराउंडिंग्स की चीज़ें हैं मटेरियलिस्टिक, उन मैटर्स का साथ ना दे। समझा। एंड शादी के बाद मुझे पता लगा कि भाई इनके घर में क्या है, इनका घर कैसा है, ये कहाँ रहते हैं। आई वाज सीइंग हिम ऑन द वीडियो कॉल, वो एक रूम एक किचन जो मैं देखती थी। तो वो हमारे रिश्ते की बुनियाद थी कि हमें एक दूसरे का साथ चाहिए था। हमें फिर हम कोई भी सिचुएशन में हो, हम एक दूसरे के साथ रह लेंगे, चाहे भूखे पेट रहें, चाहे हम लोग पार्टीज में जाएं, चाहे हम कुछ भी करें अपनी ज़िंदगी में, एक दूसरे का साथ मायने रखता है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को कैसे सक्सेसफुल बनाया जाता है आपके हिसाब से? वक्त दे के। एग्जाम्पल मतलब थोड़ा एलैबोरेट करो आप प्लीज। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में ना एक तो एक दूसरे को आपको वक्त देना पड़ेगा और उसके वक्त को समझना पड़ेगा। ठीक कि है। उसके टाइमलाइन शेड्यूल में ये चीज़ें हैं जो ये निकाल पाता है, ये वक्त निकाल पाता है। फिर चाहे वो आपको आधा घंटे का वक्त दे, चाहे वो 15 मिनट का वक्त दे, ठीक है। वो फिर पूरा आपका होना चाहिए। ओके। और आप अगर उसको वक्त दे रहे हो तो वो फिर 2 वे है। रिलेशनशिप हमेशा 2 वे होता है, आप उसको वक्त दो। और लॉन्ग डिस्टेंस में ना हमेशा सब्र बहुत ज़्यादा मायने रखता है। जब हम बहुत जल्दी चीज़ों को लेके गिव अप करने लगते हैं ना कि यार तुम मुझे क्यों नहीं मिल पा रहे हो, तुम मुझे क्यों नहीं कॉल्स कर पा रहे हो, तुम पूरे दिन करते क्या हो, उसके बिजनेस को समझो, अपनी चीज़ें बताओ। हर रिश्ते में सब्र, वक्त, इज्जत, ये 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा मायने रखती हैं। ओके। बट फिजिकल मीटिंग इज नॉट नीडेड। आप इट इज़ नीडेड बट बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ओके। हाँ, मिलने की तो देखो हम लोग आई थिंक 6 महीने के रिलेशनशिप में हम 3 बार मिले आदि, वो भी पब्लिक इवेंट्स में। वाओ। मेरा कोई इवेंट होता था, वो बॉम्बे से फ्लाई करके दिल्ली आते थे, मुझे मिलते थे, इवेंट रैप करने के बाद में हाथ मिलाए और चले गए। बट लवली, ये नहीं लगता आपको कि ये तो चलो मतलब कह सकते हो किस्मत या सब सही हो गया? हाँ। एक मैं प्रैक्टिकल केस अगर आज के टाइम में सोचूं तो ये तो मतलब काइंड ऑफ ब्लाइंड बेट नहीं हो जाएगी कि बिना मिले आप किसी से लॉन्ग डिस्टेंस में बातें करके अगर आप सपोज शादी कर लेते हो, द डाउन मतलब यू हैव टू मच टू लूज रेदर देन टू लेस टू गेन।
आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग या नहीं? आई एम गेटिंग इट, है ना? बट प्रैक्टिकल तो है, मेरे साथ तो हुआ है। हाँ तो अब मैंने तो कह दिया, तुम देख लो अपना। तुम मैं देख लो। हाँ मैं अपना बता रही हूँ भाई, अब बाकी तुम्हारी मेरा हो किस्मत। गया हाँ यार। मैं आपके वीडियोस में ना कंडीशन अप्लाई डाल दूंगा कि भाई ये सारी जो भी टेक्निक्स है ये यहाँ पे वैलिड हो गई, इसका ये मतलब ये यूनिवर्सल है, ये सब अपना अपना देखो। सबसे बड़ी चीज़ है यार, हमें ये पता था हमें एक रिश्ते में चाहिए क्या, राइट हमें सुकून, साथ, राइट। नहीं और मुझे इज्जत। लगता है सारे रिश्तों में यही चाहिए, यही सबको चाहिए यही होता चाहिए। है। आप तो हम लोग जब एक दूसरे से मिले भी ना, तो हाँ। हमने एक दूसरे की एनर्जी देखी। राइट बी अ गुड ऑब्जर्वर। आप दूसरे इंसान की जब एनर्जी देखते हो ना, आपको पता लग जाता है यार। लड़कियों के पास तो खासकर भगवान ने सुपर पावर दी है, उसको बात है। इंसान की आंखें देख के पता लग जाता है कि क्या वो चाहता चाहती है क्या है। नहीं वो बंदा क्या चाहता है ये भी पता चल हाँ जाता मतलब है। हाँ आंख, बंदे की आंखें क्या चाहती है, बंदा हाँ क्या चाहता है, हाँ सब पता सब लग पता चल जाता है। जाता है। एग्री। तो मुझे पता लग गया था हम्म कि आदित्य जो है वो मेरे साथ सिर्फ मेरा साथ चाहते हैं। हम्म। तो लवली आप वाइब की बात कर रहे थे, आप वाइब पे बिलीव करते हो बहुत ज्यादा? बिल्कुल। कैसे पता चल जाती है? इंसान परखना जिसे कहते हैं शायद, वाइब अगर उसको और मैं एलैबोरेटेड वे में बोलूं, कैसे पता चल जाता है कि ये इंसान सही है गलत है? आपका कितना एक्सपीरियंस है कि हर बार शादी में तो ऑब्वियसली आपको बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन मैं इन जनरल लाइफ में जैसे आप काफ़ी इवेंट्स में लोगों से मिलते होंगे या और जनरल अपने प्रोफेशनल वर्ल्ड में, क्या एक्सपीरियंस रहा है? आपकी वाइब हमेशा लोगों से मिल जाती है कि ये सही बंदा है, ये खराब है, ये बीच का है? देखो पहली बार में तो किसी इंसान को देख के या मिल के कभी पता नहीं लगता कि वो इंसान कैसा है। राइट मौके तो उस इंसान को देने हमेशा पड़ते हैं, ठीक है। लेकिन दूसरे मौके देने के बाद में आपको ये पता रहना चाहिए कि आपको अपनी ज़िंदगी में चाहिए क्या। हम्म ज़िंदगी में ना रिश्तों को परखने के लिए सिर्फ ये देखना होता है कि वो सामने वाला इंसान आपकी इज्जत कितनी कर रहा है, हम्म और आप अगर उसके सामने झुक रहे हो तो आप उसके सामने कितना झुक सकते हो। कहते हैं कि झुकना किसी इंसान के सामने उतना ही चाहिए, अच्छा उतना ही बनो जब तक आपकी रीढ़ की हड्डी में दर्द ना हो। जिस दिन आपकी कमर में दर्द होने लग जाएगा तो समझ लेना कि आपका उठना ज़रूरी है। इंसान की एनर्जी चेक करना और वाइब चेक करना, इट इज़ अ स्किल, इट कम्स विद अ टाइम। राइट कई लोगों को नहीं पता लगता है, राइट बट मेरे साथ बाय गॉड्स ग्रेस ये होता है कि मुझे पता लग जाता है कि कौन इंसान मेरे साथ कितना चलने वाला है और कौन मेरा कहाँ तक फ़ायदा उठाने वाला है। अच्छा तो आई एम नॉट अ नाइस पर्सन ओके टू एवरीवन, ओके। बट आई एम अ गुड ह्यूमन बीइंग। ये आपने खुद ही बोल दिया। वाह वाह, अपने ये लिए सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन बहुत अच्छा है आपका। यार, क्या आप नहीं बात करते हो खुद से? नहीं मैं करता हूँ हाँ। फिर तो आपको ये तो पता होगा ना कि आप लोगों के लिए कितने अच्छे हो, आप लोगों को अपना फ़ायदा कहाँ तक उठाने दे सकते हो। सही बात है। आपको एक लिमिट पता होना चाहिए ना कि दूसरे इंसान को कितनी औकात में रखना है, कितनी हदों में रखना है। एक बाउंड्री सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि दूसरा इंसान उस हद को कभी नहीं लांघ सकता, चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप में हो। राइट। कहाँ पे लगता है आपको कि यहाँ पे मतलब कट कर देना चाहिए? हर रिश्ते में जहाँ भी आपको लगे कि यहाँ आपकी डिसरिस्पेक्ट हो रही है। इंसान की इज्जत से बड़ा कुछ नहीं होता यार। पैसा इवेंचुअली ग्रेजुअली आ जाएगा, यहाँ से बंद होगा कहीं और से आ जाएगा। ठीक है, मौका अगर किसी इंसान के साथ मौके के लिए जुड़े हुए तो वो कहीं और से मिल जाएगा। कोई इंसान भगवान तो नहीं है कि अगर उसके साथ ना रह के या उसके साथ बात ना करके या उसके साथ वक्त ना बिता के आपकी ज़िंदगी रुक जाएगी, आपकी सांसें रुक जाएंगी। जहाँ लगे कि इज्जत पे बात आ रही है, ख़त्म कर दो। आपको नहीं लगता एक जैसे ही आप किसी बंदे को या बंदी को छोड़ने की सोचते हो, एक वो होता है आपकी बॉडी से, आपको लगता है कि एक आपका अंग कट रहा है ना, एक फियर ऑफ डिटैचमेंट। हाँ, फियर ऑफ डिटैचमेंट तो देखो हर रिश्ते में होगा, राइट। लेकिन आई हैव अ वेरी बैड हैबिट, मैंने कहीं पढ़ा था जी, एंड आई रिलेट बहुत ज़्यादा इस कोट से कि आई हैव अ वेरी बैड हैबिट ऑफ लीविंग पीपल फॉर द सेक ऑफ पीस। मुझे अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहिए। अगर कोई इंसान उस सुकून के साथ खिलवाड़ कर रहा है, मेरी उस रिश्ते में इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहा है, तो मैं उस इंसान को छोड़ दूंगी, चाहे फिर मेरा उसके साथ कितना भी इमोशन अटैच हो। आपको छोड़ना पड़ेगा। कितनी बेइज्जती सहोगे, कब तक सहोगे? ज़िंदगी में एक मौका तो आपको आएगा ना कि आप कहोगे कि नहीं यार अब तो सर से ऊपर पानी चला गया। उस मौके का इंतज़ार क्यों करना है? एक आई थिंक रणवीर कपूर का मैं एक कुछ तो बात सुन रहा था कि मैं जब
लड़ाई हो रही होती है तो मैं हट जाता हूँ पीछे, बिकॉज उस लड़ाई में सामने वाला पर्सन अगर गुस्से में कुछ बोल गया तो चाहे उसका मोटिव था या नहीं था, लेकिन वो अब बोल चुका है, वो मेरे माइंड में अब रह जाएगा। बिल्कुल। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि लड़ाई में यार, जब भी कोई रिलेशनशिप में हो गई, लड़ाई होगी, और लड़ाई होगी तो गुस्सा आएगा, तो बाय डिफॉल्ट सामने वाला कुछ तो बोलेगा जो उसका मोटिव नहीं होगा, बट वो बोल देगा। देखो, गुस्से में ना कही जाने वाली बातें हमेशा वो बातें होती हैं जो आप कहना चाहते थे लेकिन कह नहीं पाए। वो चीज़ें जो आप पाइल अप करते गए अपने मन के अंदर, वो एक घुटन का तूफान आपके मन में आया है, और एक मोमेंट ऐसा हुआ है, हीट ऑफ द मोमेंट में आपने सब बोल दिया। आप सिर्फ इसलिए नहीं कहना चाहते थे कि सामने वाला इंसान हर्ट ना हो, लेकिन आप कहना ज़रूर चाहते थे। तो ये गुस्से की और उस लड़ाई की सच्चाई होती है। तो अगर आपने गुस्से में किसी इंसान से ऐसी बात सुन ली है जो गलत थी और जो आप सुनना नहीं चाहते थे, तो आप ये समझो कि वो सच था और दूर हो जाओ। वाओ। एक, क्योंकि चलो मैं बॉलीवुड पे ही, अब एक शाहिद कपूर की शायद मैंने कहीं पे बात सुनी थी, अब रणबीर कपूर से शाहिद कपूर पे आ जाते हैं। उन्होंने बोला था कि यार लोग ना आजकल काफ़ी वैसे हो गए हैं कि आप अगर किसी को आदत है ना कि वो ना नहीं बोल पाता, तो लोग उसका फिर फ़ायदा उठाते रहते हैं। सुनिए आपने ये वाला डायलॉग, है ना? तो इसी रिलेशनशिप में भी आई थिंक हमेशा ऐसा होता है ना कि एक बंदा बहुत ज़्यादा गिवर होता है और एक टेकर होता है, और गिवर जो होता है वो हमेशा इतना दे देता है, और टेकर वाले को उसका पता नहीं है लिमिट कितनी है, तो वो देता रहता है और ये ना बोल नहीं पाता और चलता रहता है ऐसा। आई थिंक जो रिलेशनशिप जो टॉक्सिक भी चलते हैं उसमें यही होता है कि एक बंदा कोशिश कर रहा है उसको कि भाई संभल जाए संभल जाए संभल जाए, और दूसरा, है ना? यार, आप किसी को हाथ पकड़ाओगे तो वो पहले हाथ पकड़ेगा फिर सर पे नाचेगा। ये तो जिंदगी का फैक्ट है, ये सिर्फ रिलेशनशिप का फैक्ट नहीं है। एक बहुत पुरानी कहावत है कि अगर आप किसी इंसान को वो चीज़ नहीं देना चाहते हो, वो नहीं करना चाहते हो ना, तो मना कर दो। मना करना बहुत बड़ा, जैसे कहते हैं ना, बहुत बहुत बड़ा एक पावर होता है जो हर किसी के बस की बात नहीं होती। इट्स अ पावर ऑफ सेइंग नो। आपको सीखना पड़ेगा ना करना, क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल आज आपसे किसी ने 100 रुपये मांगे, तो आपने उसको 100 रुपये दे दिए, फिर वो 100 मांगेगा, रिपीटेडली मांगेगा, एक दिन आके वो 100 से बढ़ेगा, 1000 पे जाएगा, 10,000 पे जाएगा, 10 लाख पे जाएगा। एक दिन तो आपको नो करना पड़ेगा ना, बट इट वॉज योर फॉल्ट बिकॉज आपने उसको आदत डलवाई थी। एक बार किसी इंसान की हेल्प करने के लिए चीज़ों को करना अच्छी बात है, 2 बार करना अच्छी बात है, बट व्हेन यू आर सीइंग कि चीज़ें रिपीटेड मैनर पे हो रही हैं, स्टॉप, से नो। एक बार ना करके आप एक बार भिखारी बनते हो, और हाँ करके आप 100 बार भिखारी बनते हो। ये बहुत पुरानी कहावत है। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। फिर आप ही मांगते रहते हो? हम ही मांगते रहते हैं। भाई दे दे यार। अब आप इज्जत अपने भी आप मांगेंगे, पैसा भी अब मांगेंगे। आप अपने आप को हमेशा दिखा रहे हो कि भाई मेरे पैसे खत्म हो गए, मेरे पैसे खत्म हो गए, मेरे पास इमरजेंसी है, मजबूरी। अपने ही पैसे मांगने के लिए आप भिखारी बन जाते हो, अपनी ही इज्जत मांगने के लिए आप भिखारी बन जाते हो। सेम लॉजिक इज्जत पे भी आ जाता है। हाँ, आपने एक बार किसी इंसान को उसके साथ खिलवाड़ करने का मौका दिया ना, इट वॉज योर फॉल्ट। एक बार आप उसको मजाक करने दोगे तो वो दूसरी बार भी मजाक करेगा, तीसरी बार वो मजाक की हदें लांघेगा, चौथी बार वो कुछ ऐसा बोल जाएगा जो आप शायद सुनना ना चाहते हो, या फिर वो उस दायरे से थोड़ा सा बाहर हो, तब तो बोलोगे ना कि भाई। सही बात है, सही बात है। तो इज्जत और पैसा दोनों एक ही लॉजिक पे काम करते हैं। आप जैसे किसी से मिले फर्स्ट टाइम, ठीक है, आप अपना एकदम ऑथेंटिक वर्जन जो आप हो वैसा पोर्ट्रे करोगे। सपोज अभी आप सिंगल हो, है ना, मैं ये जनरल जैसे कोई भी होता है, आप कह रहे हो कि यार आप शादी के लिए ढूंढ रहे हो बंदा या बंदी, तो आप फर्स्ट टाइम ही अपना एकदम ऑनेस्ट वर्जन शो करोगे, या बोलोगे कि नहीं फर्स्ट टाइम आप अपना एक मार्केट में जो चलता है वो दिखाओ, अवेलेबल वर्जन, उसके बाद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप उसको अपना ऑनेस्ट वर्जन दिखाओ? बोथ थोड़ा सा ऑनेस्ट रहो लेकिन कॉशियस होके। मतलब कि ये कि इंसान को अपना सच्चा रूप तो दिखाओ, लेकिन इतना भी मत बिखर जाओ कि तुम्हें ये उम्मीद रहे कि वो आके तुम्हें समेटेगा, क्योंकि हर इंसान आपको संभालने के लिए नहीं बैठा होता है। हर इंसान आपके बिखरे हुए रूप का, जैसे कहते हैं ना, आपको संभालने के लिए नहीं, वो आपका हो सकता है फ़ायदा उठाने के लिए मौजूद हो। राइट। तो किसी इंसान से जब भी मिलो तो सबसे पहले ध्यान रखो कि तुम्हें सच्चा तो रहना है, लेकिन
उस इंसान को तुम्हारा फ़ायदा नहीं उठाने देना है। ओके। कॉशियस रहो, देखो उसको भी देखो कि वो तुम्हारे सामने कितना खुल रहा है, वो सिचुएशंस के साथ, वो लोगों के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, ऑब्जर्व करो। बोलो कम, देखो ज़्यादा। लाइफ की सबसे बेस्ट पॉलिसी होती है पीस, साइलेंस। साइलेंस, मौन। जब इंसान को पता होता है ना कि कहाँ बोलना है, कितना बोलना है, कब बोलना है, कहाँ चुप रहना है। कहते हैं कि कई बातों का जवाब देना अक्सर ज़रूरी इसलिए नहीं होता क्योंकि समय उसका जवाब बेहतर देता है। तो चुप रहो, देखो, लोगों को ऑब्जर्व करो, पता लग जाता है यार। आपको लगता है एक पॉइंट के बाद प्यार खत्म हो जाता है? नहीं, अच्छा। प्यार कभी खत्म नहीं होता। प्यार की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। ओके। ये बढ़ता है टाइम के साथ, ये हमेशा टाइम के साथ बढ़ता है। ओके। और अगर आपको लग रहा है कि यार प्यार आपका जो है वो कम पड़ रहा है या फिर वो फेड हो रहा है कहीं ना कहीं, देन वो प्यार नहीं था। यू वर इन अ रिलेशनशिप वेयर आप एक दूसरे के साथ अटैच थे, अफेक्शनेट थे, दैट्स इट। इन्फैचुएशन था। इश्क के 7 पड़ाव होते हैं। प्लीज। और मुझे याद नहीं है, अच्छा, प्लीज, sorry. लेकिन अच्छा, sorry. शुरुआत होता है आप इन्फैचुएशन से, Right. फिर अफेक्शन से, अच्छा। फिर वो मोहब्बत होता है, फिर वो जुनून में बदलता है, और लास्ट में जो आती है वो आता है एकदम मौत, कि भाई या तो आप उस इंसान के साथ ही मरोगे या फिर आप अलग हो जाओगे। वो रिश्ते की जो मौत होती है। Right. तो हर रिश्ता शुरुआत होता है कि आपको कोई इंसान अच्छा लगता है, Right. आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हो, फिर आप उसका ख्याल रखना स्टार्ट करते हो, फिर आपको एक ऐसा पड़ाव आता है उस रिलेशनशिप में जब आपको ना उसकी आदत पड़ जाती है, आपको उसका ख्याल रखने में। एक रिश्ते में ना एक औरत माँ बन जाती है और एक आदमी जो है, एक जो मर्द होता है, वो बच्चा बन जाता है, क्योंकि वो उस औरत के सीने से लिपट के सोएगा भी, वो उसकी गोद में भी सर रखेगा। और माँ की तरह वो औरत इतना सचेत हो जाती है ना कि वो उसकी हर एक छोटी छोटी चीज़ों को लेके ध्यान रखती है कि ये करना है, वो करना है। वो हर एक रिश्ता वो होता है जैसे माँ और बच्चे का होता है, क्योंकि ये इस दुनिया में सबसे बड़ा सेल्फलेस एग्जाम्पल है प्यार का। राइट। अगर आपको लगता है कि आप जिंदगी भर उस इंसान के नखरे उठा सकते हो, राइट, बिना उफ करे, तो वो प्यार है। अगर आपको लगता है कि वो जिंदगी भर वो इंसान सुख में, दुख में, तड़प में, परेशानी में, हर सिचुएशन में आपका साथ देगा, तो वो प्यार है। और अगर आपको लग रहा है कि उस रिश्ते में बहस ज़्यादा हो रही है, बात कम हो रही है, चीज़ों को समझा कम जा रहा है और समझाया ज़्यादा जा रहा है, तो समझ लो कि भाई थोड़ा बहुत वो था, अफेक्शन था, आपको लगाव हुआ था, अब वो लगाव ख़त्म होता जा रहा है। अब वक्त आ गया है कि आप थोड़ा सा पीछे हट जाओ, क्योंकि पीछे हट के 2 चांसेस होते हैं कि या तो वो रिश्ता शायद फिर से संभल जाएगा, तो उससे इंसान को अपनी गलतियों का एहसास होगा और वो उस रिश्ते पे काम करेगा, या फिर वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। एक आजकल काफ़ी लोग इस पे भी बिलीव कर रहे हैं कि शादी ही नहीं करनी चाहिए। सुना आपने? दोनों एंड से, मतलब मेल मैरिज सिस्टम बहुत जल्दी कोलैप्स होने वाला है। अच्छा। हाँ, बहुत जल्दी, बिकॉज आई बिलीव अभी लोगों के दोनों की तरफ में यार, पहले के ज़माने में लड़कियां काम नहीं कर रही थी तो वो घर संभालती थी, लड़के बाहर जाते थे, पुरुष प्रधान समाज हुआ करता था, तो डिसीजन मेकिंग जितना होता था वो आदमियों के हाथ में होता था, कमाना आदमियों के हाथ में, घर संभालना औरतों के हाथ में। अभी दोनों की ज़िंदगी में इतना स्ट्रेस हो गया है ना कि इधर औरत को चाहिए कि भाई मेरे को सब कुछ मैं खुद कर लूँगी, बट मुझे स्ट्रेस नहीं चाहिए पार्टनर के एंड से। आदमी का भी सेम है कि भाई मैं इतना दुनिया का टेंशन झेल रहा हूँ, मुझे घर पे आके चिकचिकबाजी नहीं चाहिए, मेरे को स्ट्रेस नहीं चाहिए। दोनों की लाइफ में स्ट्रेस लेवल इतना हो गया ना कि अब दोनों एक दूसरे के साथ सिर्फ इसलिए रहना चाहते हैं ताकि शांति रहे, फॉर द सेक ऑफ पीस ओनली। राइट। एंड मैरिज इज सच अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट जो आगे आने वाली जनरेशन के लिए ना थोड़ा फुलफिल करने के लिए मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए डिवोर्स रेट थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ रहे हैं हमारे वाली जनरेशन के टाइम के लिए, क्योंकि वो स्टार्ट उन्होंने पहले किया था, अब वो अलग एज में आ गए, कच्ची उम्र में उन्होंने वो निब्बा निब्बी वाली एज में कर दिया था कि भाई हम तो तारे तोड़ के लाएंगे, चंदा मामा दे देंगे, सब कुछ कर देंगे। अब वो चीज़ें निभ नहीं रही हैं। आगे आने वाले होगा मैरिज सिस्टम कोलैप्स होगा, बिकॉज लोगों को ये लगेगा साथ रहते हैं भाई, ओपन लिव इन रिलेशनशिप, साथ रहते हैं, देखते हैं वर्कआउट होता है नहीं होता, नहीं तो तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते, जिंदगी के टेंशन में ये वाली टेंशन नहीं झेल सकते हैं।
राइट। ये हो जाएगा 10 साल 15 साल में। बट यार लिव इन तो मुझे लगता है एनीवेज कभी सॉल्यूशन होगा ही नहीं, बिकॉज लिव इन से तो आप हमेशा आप लाइक आप साथ में रह लिए, अब आपने वो वाला फेज देख ही लिया जो शादी के बाद होना था, है ना। अब जैसे ही आप उससे बाहर निकलोगे आपको हमेशा सिर्फ नेगेटिव पॉइंट ही याद रहेंगे, पॉजिटिव तो आप एंजॉय कर ही चुके हो, राइट। आपको याद आएगा कि अबे यार उस दिन ये लड़ाई हुई थी, उस दिन वो लड़ाई हुई थी, ये हुआ था वो हुआ था, बाय डिफॉल्ट, क्योंकि आपने उसको कोई एक डेस्टिनेशन दी नहीं थी ना, वो टेस्टिंग कर देते आप और टेस्ट हो गया बस आपने। देखो मैं फिर वही बात कहूँगी कि शादी जो है ना, हमारे समाज ने, हमारे बड़े बुजुर्गों ने एक मंजिल बनाई थी फॉर अ रिलेशनशिप, राइट। एंड गोल ये था कि भाई शादी कर लो, जिंदगी भर साथ निभाना है, राइट, ठीक है, राइट। वो ये था कि आपको एक नाम दे दिया जाता था रिश्ते का। अब लोगों के पास इतना सारा वो काम का प्रेशर आ गया है कि उनको लगता है कि एंड गोल तक तो बाद में जाएंगे, पहले टेस्ट कर लेते हैं। तो अब वो जो जर्नी है ना, वो पहले ही देख के या तो वापस मुड़ जाते हैं। आई थिंक एंड गोल के नाम ही अब तो चेंज हो गए हैं ना, एंड गोल नाम ही चेंज हो गए लिव इन हो हैं। गया, एंड गोल अब तो लोग सीधा ही बोल रहे हैं ना, भाई शादी करनी ही नहीं है, हम तो सिंगल रह लेंगे या फिर हम तो देख लेंगे भाई। मुझे आपको नहीं लगता फियर ऑफ कमिटमेंट के इश्यूज हैं ये? एग्जैक्टली, है ना, लोग डरते हैं कि व्हाट इफ, लोगों को डर तो है, बहुत ज्यादा हो गया। अब किस चीज का डर है कि कमिट कर दिया और फिर फुलफिल नहीं कर पाए? यार पहले ना हम एक्सपेक्टेशन ज़्यादा दे देते हैं, हम खुद से एक्सपेक्टेशन लगाते हैं। इंसान ना सबसे पहले एक रिश्ते में आने से पहले ना खुद से उम्मीद करता है कि यार इस रिश्ते को ना मैं मंजिल तक पहुंचाऊंगा, ठीक है, मैं इस रिश्ते में इतना करूंगा, मैं इतना ख्याल रखूंगा, मैं ये ला के दूंगा, ये करके दूंगा। हम पहले खुद से करते हैं, फिर दूसरे इंसान को कमिट कर देते हैं। फिर धीरे धीरे जब हम रियल लाइफ सिचुएशंस में आते हैं ना, हम फॉल करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर हमें लगता है कि नहीं यार, अभी थोड़ी चीज़ें बिखरी हैं, बैकआउट कर लेते हैं, भाग जाते हैं रिलेशनशिप से, आगे नहीं निभा सकते हैं। और ये तो ज़िंदगी भर रहेगा, चाहे वो रिलेशनशिप की बात हो चाहे करियर की बात हो। करियर ऑप्शन चुनने से पहले भी तो एक फेयर ऑफ रहता है ना कि यार करें ना करें, जॉब करें, पैशन फॉलो करें, पैशन फॉलो करने जा रहे हैं तो फिर बैकअप क्या होगा, घर कैसे चलेगा, ये हर चीज़ में रहेगा। बट आपको देखना पड़ेगा कि आप सच्चे किसके साथ हो, कहाँ पे मतलब मुझे लगता है लोग अपने कंफर्ट जोन में आ गए कि यार ठीक चल रहा है, ऐसे चलेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर देख टाटा लेंगे, बाय बाय, दूसरा आ जाएगा। आपके पास ब्रेकअप के बाद वाले लोग भी आते हैं जो ब्रेकअप कर लेते हैं, हाँ, है ना, कि बिल्कुल अब बट उनकी मैं थोड़ी कम सुनती हूँ, मैं उनको एक ही रिप्लाई करती हूँ मेल्स पे। अच्छा, आप फीमेल की सुनती ही नहीं हो? मेल्स पे MAILS। अच्छा, मेल्स पे, हे सॉरी भगवान, हे भगवान यार इतना मेल बात चल रही थी, कैसे मैं समझो, चिट्ठी बोलो यार मुझे कैसे पता चलेगा, वो इतना वर्ड प्ले कर गए तुम अच्छा सॉरी मेल्स पे ब्रेकअप स्टोरीज जो आती है, मैं उनको यही बोलती हूँ कि पहले पढ़ाई करो। अच्छा, कब 17 18 20 22 साल वाले और बच्चे? नहीं तो क्या। एक बात बताओ, आप की उम्र के इंसान के पास जो अपनी नौकरी में बिजी, अपनी जिंदगी में बिजी है, जो अपने परिवार को संभाल रहा है, घर को संभाल रहा है, उसके पास इतना फालतू टाइम है कि वो किसी लड़की को बैठ के अपनी ब्रेकअप स्टोरी की चिट्ठियां लिखेगा। ये दीदी बहुत अच्छा बोलती है, इनसे पूछते हो क्या क्या करेगा। दीदी प्रणाम, मेरी जिंदगी में ये चल रहा है। आते हैं, मैं यही बोलती हूँ, पहले करियर बनाओ, पढ़ाई करो, जिंदगी बनाओ, सही इंसान सही वक्त पे आ जाएगा और तुमको पता लग जाएगा ये सही है। डेस्टिनी पे बिलीव करते हो आप? हाँ, देखो, आपका मेहनत और सब्र, ये दोनों आप अपने हाथ में रखोगे ना, वो चीज़ें आपको मिल जाएंगी जो आप चाहते हो। लेकिन वो कहते हैं ना कि गॉड हैज़ बिगर प्लान देन यू। जो किस्मत में लिखा हुआ है ना आपके लिए, वो है जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अच्छा या बुरा? अच्छा ऑब्वियसली देखो, भगवान की जितनी भी चीज़ें होती है ना, एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीजन। वो या तो आपको बेहतर बना के जाती है जी, या वो आपकी बेहतरी के लिए होती है। जिंदगी में आपके साथ जो कुछ भी होगा, वो आपको हमेशा ये चीज़ सिखा के जाएगी कि आपको आगे आने वाली जिंदगी में अगर ये सिचुएशन आए तो क्या नहीं करना है। आपको एक ग्रोथ तो मिलती है, चाहे वो धोखे खा के मिली हो, चाहे वो पढ़ाई करके मिली हो, चाहे माँ बाप की सीख से मिली हो, चाहे किसी भी XYZ सिचुएशन से आई हो। जिंदगी की हर चीज आपको या तो बेहतर बना के जाती है या आपकी बेहतरी के लिए होती है। कैसे शुरू हुआ था आपका ये पोइट्री वाला सफर ही बताओ फिर। ठीक है, पोइट्री वाला ऐसा हुआ था, घर से छुप के गई थी परफॉर्म करने के लिए पोइट्री। हाँ, पोइट्री परफॉर्म करने। मैं फ्रॉम द क्लास ऑफ 8th में लिखती आ रही हूँ, बट जो बच्चों की वो नहीं होती चिट्ठियाँ होती थी,
हमारे टाइम पे लेटर्स का ज़माना हुआ करता था, तो मेरे आसपास जितने भी कपल हुआ करते थे, क्लासमेट्स जो हुआ करते थे, वो एक दूसरे को चिट्ठियाँ लिखते थे। तो उनकी चिट्ठियों में सबसे नीचे शायरी लिखने का काम, वो शायरियाँ जो मैंने या तो ट्रक के पीछे पढ़ी हैं या किताब में पढ़ी हैं, कहीं फिल्म में सुन लिया, वो मैं लिखती थी, उस पर दिल बनाती थी, क्योंकि मेरा आर्ट एंड क्राफ्ट थोड़ा अच्छा था, वो काम मेरा था। और उसके मैं हर बच्चे से 20 रुपए लेती थी। एंटरप्रेन्योर गाइस, एंटरप्रेन्योर इन द हाउस, यस प्लीज। क्योंकि कैंटीन में चाउमीन खानी होती थी। फूडी आल्सो इन द हाउस गाइस, एंटरप्रेन्योर एंड फूडी इन द हाउस प्लीज। वहां से मेरा पोएट्री का स्टार्ट हुआ कि मुझे अच्छा लगता था वो कि 20 रुपए आ रहे हैं। पोइट की मुझे कोई आर्ट की कोई वो नहीं है, मुझे 20 रुपए चाहिए। चाउमीन वाज द मेन मोटिव। अच्छा। तो वहाँ से मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट स्टार्ट हुआ लिखने को लेके। धीरे धीरे फिर मैंने डायरीज लिखना स्टार्ट किया, राइट। उसको कंपोज करते करते मैं पोएम्स में आई। मतलब बहुत लंबा प्रोसेस था, बट धीरे धीरे आप पहले 2 लाइनर्स लिखते हो, फिर आप पूरा चिट्ठियाँ लिखते हो, फिर आप धीरे धीरे उसको कंपोज करते हो। आपको एक सेंस आती है कि भाई राइमिंग्स कैसे बैठाते हैं, बहर क्या होता है, गज़ल क्या होती है, नज़्म क्या होती है, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। देन 2019 की बात है, मेरे एक फ्रेंड का फ़ोन आया कि एक ओपन माइक सॉर्ट ऑफ थिंग हो रही है यहाँ पे दिल्ली में, एंड मैं यहाँ पे परफॉर्म कर रहा हूँ, तो तू आ जा। लाइक यार मैं तो क्या ही करूँगी आके, बट लिखती तो थी, मन में था कि भाई लिखा तो है कुछ थोड़ा बहुत, एक काम करते हैं मैं वहाँ पे परफॉर्म भी कराऊँगी, उसको देख भी आऊँगी, एंड सपना पूरा हो जाएगा। कुछ नहीं पता वो यूट्यूब जैसा कुछ रिकॉर्डिंग का कुछ सिस्टम। की बात है 2019। अच्छा। इतना एक्टिव नहीं था, स्पोकन वर्ड इतना एक्टिव नहीं था। उस टाइम पे याया बुटवाला का एक वीडियो चल रहा था, शायद ही प्यार। उससे पहले भी एक और आया था, उसका मेरे को भी याद नहीं आ रहा, बट एक और फेमस तो था। वो उस टाइम पे बहुत फेमस था, और कुमार विश्वास साहब की उसी दौरान फेमस हुई थी कि कोई दीवाना कहता है। वो उसी दौरान नहीं, वो बहुत पहले दौरान में हो गई थी उस टाइम पे वो ज्यादा चल रही थी ऑन द मतलब फोन वाले सिस्टम पे, मतलब हमारे जनरेशन में वो उस दौरान पे आई थी, हमारे टाइम पीरियड पे। तो मैं गई परफॉर्म करने के लिए, परफॉर्म करके आ गई। 3 दिन बाद उन्होंने अपलोड भी कर दी, वो टिकटॉक पे वायरल हो गई। वो पहली ही वीडियो मेरी जो थी वो फट गई थी, बिकॉज इट वाज अबाउट लाइफ, कि ज़िंदगी में आपको हज़ारों लोग मिलते हैं, लेकिन साथ में सिर्फ अंत में 4 लोग चलते हैं। और जो ज़िंदगी का अंतिम सत्य है वो ये है कि राम नाम सत्य है। तो ये पूरा एक पोइट्री पीस मैंने परफॉर्म किया। वहाँ से लोगों ने जानना शुरू किया कि भाई कोई लवली है, तभी से करते आ रहे हैं। सही है। उसके बाद प्रोफेशनली कर देते या ये एज अ नहीं, आई वाज वर्किंग इन अ हॉस्पिटल, वेरी रिप्यूटेड हॉस्पिटल। अच्छा। डिजिटल मार्केटिंग की मैं हेड थी। अच्छा। तो पूरा मेरे अंदर 3 हॉस्पिटल आते थे। अच्छा। तो मैं मार्केटिंग एंड सेल्स देख रही थी उस हॉस्पिटल की। ठीक है। फिर इसको पूरा फुल टाइम तो मैंने शादी के बाद करा है। अच्छा। शादी से पहले तो आई वाज डूइंग माय जॉब इन द हॉस्पिटल, एंड ये मैं पार्ट टाइम करती थी। कभी कभी इवेंट्स में चले जाना, सैटरडे संडेज में इवेंट रखती थी अपने। स्पोकन वर्ल्ड जो है, इसका फ्यूचर आपको कैसा दिखता है? देखो यार, ये जिंदगी भर चलेगा। इट इज़ अ पार्ट ऑफ आर्ट। ओके। इसका फ्यूचर है। ठीक है। बस लोग अच्छे आने चाहिए। नहीं, मैं वैसे पूछ रहा हूँ, लोग तो डेफिनेटली अच्छे पहले से भी हैं। जैसे पहले शायरी मुशायरे होते थे, पहले मुशायरे होते थे जिसमें टिकटेड नहीं होते थे, वो ओपन टू ऑल होते थे, बड़े बड़े ग्राउंड्स में हो रहे हैं। उसके बाद फिर और थोड़ा सा मिक्स ऑफ उसको कमर्शलाइज किया गया, अब टिकटेड शोज हो रहे हैं, उसके बाद में जाके शोज हो रहे हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मुशायरा एंड स्पोकन वर्ड इंडस्ट्री। प्लीज थोड़ा सा मुशायरा इज ओनली एंड ओनली उर्दू लिटरेचर। अच्छा। जो कि उर्दू लिटरेचर के जो प्रोमिनेंट पोएट्स हैं, जो शायर हैं, वो वहाँ आके परफॉर्म करते हैं, एंड एस्पायरिंग भी परफॉर्म करते हैं, बट इन द स्पेस ऑफ उर्दू। ठीक है। स्पोकन वर्ड इंडस्ट्री तब इवॉल्व हुई जब ज़्यादातर लोगों को शायरी करना पसंद था, लेकिन शायरी करनी नहीं आती थी। अच्छा। उनको आज़ाद ख्याल जिसे हम बोलते हैं, आज़ाद लिखना और आज़ाद बोलना ज़्यादा पसंद था, जैसे हम तुकबंदी भी कहा करते हैं। तो इस तुकबंदी करने को लोगों ने नाम दिया स्पोकन वर्ड। अच्छा। कि जो आसान भाषा में बोला जाए, उस पोएट्री को हमने स्पोकन वर्ड पोएट्री बोल दिया। अच्छा। देयर इज अ डिफरेंस। स्पोकन वर्ड कोई भी कर सकता है। अच्छा। आप भी अगर 4 लाइन तुकबंदी की कर दो जिसके सिर्फ राइमिंग मैच हो रहा है, तो वो स्पोकन वर्ड पोएट्री बन जाएगी। अच्छा। बट एक गज़ल को मुकम्मल करने के लिए, एक नज़्म को मुकम्मल करने के लिए बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं।
तो वहाँ पे मुशायरा इज टोटली अ डिफरेंट स्पेस, आर्ट फॉर्म आर्ट फॉर्म एंड स्पोकन वर्ड अब इवॉल्व हुआ है जब से ये यही याया भूटवाला, अमनदीप, निधि, इन सब ने आके एकदम से बूम पे लाया था इस इंडस्ट्री को। तो सबसे बड़ा हाथ था कम्युनिटी का। पता है मेरे को। कम्यून एक प्लेटफॉर्म है, रोशन अब्बास सर के रोशन द्वारा अब्बास बनाया सर गया। ने, उन्होंने इस चीज़ को इतना ज़्यादा कमर्शियली जो है इस इंडस्ट्री को इकोसिस्टम में बैठाया कि हाँ इसमें भी कुछ फ्यूचर है लोगों का। कमर्शियल एंगल देखा इसमें। कमर्शियल एंगल देखा कि भाई यहाँ पे यूथ जल्दी अट्रैक्ट हो रहा है एंड इसका यूथ के साथ एक्सेस बहुत इजी है बिकॉज हर आम आदमी जो है वो गज़लें नहीं समझ सकता है, सही बात है। लेकिन हर आम आदमी हिंदी ज़रूर समझ सकता है। तो उन्होंने वो चीज़ देखी एंड ही डिड अ वेरी ग्रेट जॉब। उन्होंने ये करा एंड अभी बहुत आगे जाएगा। बट थिंग इज कि आर्टिस्ट पे मायने रखता है कि वो एक फील्ड को कितना, मतलब अगर हम एग्जांपल दें तो जाकिर खान इज़ एन एग्जांपल, जिन्होंने स्टैंड अप को बहुत इंटरनेशनली ग्लोबली लेके गए हैं। अनुभव वसी इज़ एन एग्जांपल जहाँ पे वो बहुत ईजिली और रिलेटेबल कंटेंट उन्होंने बनाना शुरू किया। वो एकदम से जैसे कहते हैं ना, तो जैसे ऐसे आर्टिस्ट आते रहेंगे, आप हैं, राहुल दुआ है, अभिषेक उपमन्यु है, हमारे इंडस्ट्री के लोग हैं, नयाब मिधा है, देन अमनदीप है, या बूटवाला है। ये सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है एंड दे आर डूइंग लिटरली वेरी गुड। एंड फ्यूचर तभी किसी आर्ट फॉर्म का अच्छा होता है जब आर्टिस्ट अच्छे होते हैं। ओके, ठीक है। मैं वैसे कमर्शियल आर्ट फॉर्म पूछा था, मतलब कि क्या एक बंदा इसमें फुल टाइम अपना करियर सर्वाइव कर सकता है? ये मैं कर रही हूँ तो कर सकता है। अरे ठीक है, ठीक है। आप फुल टाइम करते हो अब? अच्छा, एंड पैसा कमा रहे हो फुल अंधा, मतलब एकदम ठीक है। चाउमीन पूरा चल रहा है आजकल। बढ़ गई हो, नूडल्स पे आ गई हो। नूडल्स पे आ गए हो, है एकदम पैसा ही पैसा है। चिली गार्लिक नूडल्स, चिली गार्लिक नूडल गाइस, टू मच पैसा है। अब मैं ठेले पे नहीं खाती। अरे फिर तो पैसा हो गई। सही है, मतलब वो तो मुझे लगा देखो पैसा तो होगा, क्योंकि अगर आप कोई गिग मना कर रहे हो जो सहारा में हो रहा है, फिर तो आप पक्का पैसा हो गई, फिर तो गरीबी तो नहीं हो सकती, क्योंकि कोई बंदा गिग मना कर दे, इस लेवल का कॉन्फिडेंस तो मेरे में अभी तक नहीं आया। तो इट्स गुड लवली। बिफोर वी रैप अप दिस एपिसोड, क्योंकि आप पोइट हो तो मैं चाहूँगा कि आप कुछ भी अपना फेवरेट जो आपके दिल से काफ़ी जुड़ा हुआ हो और प्यार से जुड़ा हुआ हो, वो मुझे लगता है, बिकॉज हमने बहुत ज़्यादा प्यार के आसपास बातें की हैं कि मिर्ज़ा गालिब का एक शेर है, उससे रैप करते हैं जी। उसके बाद एक आपका अपना भी। हाँ, उसके बाद मेरा एक अपना भी कि मशरूफ रहने का ये अंदाज तुम्हें तन्हा ना कर दे गालिब, रिश्ते फुर्सत के नहीं तवज्जो के मोहताज होते हैं। वाह। एक अब आपका। एक अब मेरा। आपसे एक सवाल पूछूंगी जी कि जिंदगी क्या है? जिंदगी क्या है? अच्छा क्वेश्चन है यार। इट्स व्हाट इज लाइफ। मुझे लगता है अपने सपनों को पूरे करने की एक जर्नी है शायद, मुझे भी नहीं पता। आई थिंक जब पता चलेगी बताऊंगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सोचना कभी कि जिंदगी क्या है, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि जिंदगी जज्बातों की जंग है साहिब। उम्मीदें सबसे तो लगाता क्या है, जो आज है वो कल ना रहेगा, ज़ख्मे दिल से तू घबराता क्या है। और हर कोई नहीं है यहाँ अच्छा सुनो, हर कोई नहीं है यहाँ अच्छा सुनो, तो सबकी बातों में आता क्या है। दर्द को कुरीदना यहाँ आम है पागल, दर्द को कुरीदना यहाँ आम है पागल, तू अपनी आँख को जलाता क्या है। और था ज़रूरी क्या वो इतना बता, था ज़रूरी क्या वो इतना बता, रोज़ मरता है आखिर माजरा क्या है। हर कोई नहीं है यहाँ अच्छा सुनो, तो सबकी बातों में आता क्या है। थैंक यू सो मच लवली। इसके बाद अब मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। यहीं पे इस एपिसोड को एंड करते हैं। और बहुत ही अच्छा मज़ा आया मेरे को, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन हुई, और बहुत ही आई होप जो जनता सुन रही होगी उनको भी एक नया पॉइंट ऑफ व्यू मिला होगा इस एपिसोड के बाद। और गाइज बिफोर वी एंड, वी जस्ट वांट टू
वी जस्ट वांट टू टेल यू दैट ये जो इनकी कहानी थी ये पर्सनली फिट हो गई थी ज़रूरी नहीं है मॉडल हर जगह फिट हो जाएगा तो ऐसा ना हो कल को कमेंट में आप मुझे और लवली को टैग कर रहे हो कि हमने तो ये किया था और हमारी झंड हो गई। भाई देखो अपनी जिंदगी में टेस्ट करो देन अप्लाई करो। हाँ पहले इस्तेमाल करें पहले फिर इस्तेमाल विश्वास करें फिर विश्वास करें। बट थैंक यू सो मच लवली फॉर कमिंग टू काफी वाइल्ड लाइफ शो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बाय गाइस, टेक केयर। तो गाइस थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट में मेरे को जरूर बताना आपको इस वीडियो का बेस्ट पार्ट क्या लगा। अगले एपिसोड में आप किस गेस्ट को देखना चाहते हो ये भी बता दो। मैं कोशिश करूंगा कि वो हमारे शो में आए, आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करे, आपको एंटरटेन करे। और हाँ, मुझसे जुड़ने के लिए आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे मेरे को फॉलो कर सकते हो। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब इस वीडियो का तो बनता है गाइस। तो सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ काफी वाइल्ड लाइफ शो विद गुप्ता जी।